चलिए दोस्तों, आज हम लोग ऐसे प्रश्न पे बात करेंगे जो कि जो सीबीटी एग्ज़ाम्स, जो विद्यार्थी सीबीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किनके लिए है? जो आईटीआई का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो फीटर फर्स्ट ईयर के हैं, फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट भी जो है इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका कोर्स जो है उसमें क्या है कि मिला जुला है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपको मिलेंगे, आपके सेकंड ईयर वाले में भी कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसको अगर आपने वन बाय वन करके पढ़ लिया तो आपको कहीं से भी एक क्वेश्चंस का प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जो आपका 38 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, जो 38 क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ों को हम लोग देख लें। और इसमें क्या है कि यहाँ पे हम केवल क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। और ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि ये ऑप्शंस भी किसके लिए है, और उस ऐप ऑप्शंस पे भी हम लोग यहाँ बात करेंगे और ऑप्शंस के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे, पूरा जो थ्योरी पेपर है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी अच्छे ढंग से हमने किया है, इसको आप देखें जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? पर्सनल सेफ्टी का मतलब क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो आप बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमारे जो कोर्स में है वो किस तरह की जो सुरक्षा की बात की गई है, तो इसमें हमें तीन तरह की सुरक्षा की बात की गई है। पहला तो है सेल्फ सेफ्टी, है ना? सेल्फ सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी की बात की गई है फर्स्ट। दूसरा है मशीन की सेफ्टी, है ना? मशीन की सेफ्टी में हम क्या करेंगे? और तीसरा है जनरल सेफ्टी, है ना? जनरल सेफ्टी की बात करता है। ठीक है। अब ये आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत सुरक्षा। दूसरा मशीन का सेफ्टी यानी मशीन की सुरक्षा। तीसरा है जनरल सेफ्टी यानी कि साधारण सुरक्षा। तो इस तीनों चीजों में क्या क्या चीजें आएंगी उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला चीज क्या है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल के जरिए सेल्फ सेफ्टी का हम कैसे, सेल्फ सेफ्टी में क्या क्या चीजें आती है, जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट दैट मीन्स कि अगर आपने कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको किसी भी तरीके के इंजरी ना हो, किसी भी तरीके का आपको चोट ना पहुंचे, किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे, उस पे जो चीज काम किया जाता है, जो चीज जो उपाय किया जाता है, उसको हम सेल्फ सेफ्टी में रखते हैं। जैसे कि अगर आप जो है ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो हाथ में ग्लव्स होना चाहिए और आंखों में चश्मा होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो ये क्या है? अपनी सुरक्षा से रिलेटेड ये चीजें आती हैं। अगला क्या है? मशीन की सेफ्टी। मशीन की सेफ्टी में आप क्या क्या करते हो कि जैसे मशीन पे काम करने से पहले हमको मशीन का ओवरऑयलिंग करना पड़ता है, यानी कि मेंटेनेंस करना पड़ता है ना? बहुत ज़्यादा जब मशीन आप रनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट्स उसके क्या होते हैं, थोड़े से ढीले हो जाते हैं, या उसका जो स्क्रू होता है वो कुछ ढीला हो जाता है, या फिर मूविंग पार्ट्स है उसमें कहीं कहीं स्लैकनेस आने लगता है। तो उसकी वजह से सबसे पहले क्या करते हैं, उस मशीन को सबसे पहले मेंटेनेंस यानी एक रेगुलर इंटरवल में उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है? मशीन की सेफ्टी में आ जाती है। चूंकि काम हमें मशीन से ही लेना है, तो मशीन को सेफ अगर नहीं रखोगे आप, तो क्या होगा कि आपका काम नहीं हो पाएगा। तो वहां पे हम मशीन की सेफ्टी पर भी ध्यान रखते हैं। तीसरा है जनरल सेफ्टी, साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा में कि जनरली अगर आप कहीं शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कर्मशाला है, कर्मशाला में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शॉप के जो आपका फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर जो है कतरन कुछ टुकड़े, ऐसे टुकड़े आयरन्स के जो स्पाइक के फॉर्म में है, जो आपके पैरों में जो है गड़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। लुब्रिकेंट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का,
जैसे कि फर्श के ऊपर कोई लुब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, ताकि वहां ये ना हो कि आपका पैर स्लिप हो जाए और आप इंजर्ड हो जाएं। तो ये जो है, ये सारी चीजें क्या होगा, ये सेल्फ सेफ्टी में, जनरल सेफ्टी में आती है। अब हम ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इस पे हम एक एक करके ध्यान देते हैं कि कौन सा ऑप्शंस जो है पर्सनल सेफ्टी से संबंधित है। तो कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखना, ये किससे संबंधित है, ये जो संबंधित है मशीन की सेफ्टी से संबंधित है। दूसरा, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दे, तो ये आपको सेल्फ सेफ्टी में आ जाता है। सेल्फ सेफ्टी दैट मीन्स क्या है कि अपनी सुरक्षा, जैसे आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपको हार्म्स होने का चांसेस होगा, तो ये सेल्फ सेफ्टी में आएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। बट और भी हम चीज़ों को थोड़ा सा देख ले, यहाँ हमने ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस के लिए। अगला है क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन क्या कह रहा है, गैंगवे और फर्श को साफ करना, कीप द गैंगवेज एंड फ्लोर क्लीन, यानी फ्लोर जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे उसको क्लीन करना है, और जो गैंगवे है उसको क्लीन साफ रखना है। तो ये किस में आ जाएगा, जनरल सेफ्टी का ये सब्जेक्ट मैटर है। अगला है कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, टूल को उचित स्थानों पर रखे, तो ये भी जो है ये जनरल जो है सेफ्टी का सब्जेक्ट मैटर है। तो आपको एक प्रश्न में आपको कई क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा कि कौन सा जनरल सेफ्टी से संबंधित है और कौन सा मशीन की सेफ्टी से संबंधित है और कौन सा सेल्फ सेफ्टी से संबंधित है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न पे हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। यहाँ पे नेम द मैंडेटरी सिंबल, ये अनिवार्य जो प्रतीक है, ये इस तरह का जो है एक आपका सिंबल दिया हुआ है और इसको पूछ रहा है कि ये किसका प्रतीक है। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ओके, तो ये जो सिंबल साइन है ये वार्निंग साइन होता है। क्या होता है, वार्निंग, है ना, वार्निंग साइन होता है। ठीक है, तो जो भी साइन जो है इस तरह का ट्रायंगुलर शेप में कुछ अगर बना के दिया हुआ रहता है तो वो क्या करता है, वार्न करता है कि रुकिए थोड़ा सा, आगे कुछ ना कुछ आपको खतरा है। तो जो भी ट्रायंगुलर शेप में रहेगा वो वार्निंग साइन में रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, यानी आपको रोक रहा है कि आगे कुछ ना कुछ खतरा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रायंगल में जो है आपका आग की लपट को दिखाया जाता है कि यहाँ पे आग लग रहा है, इस तरीके का हो सकता है। और कुछ जो है एक और क्या हो सकता है, इसमें इसमें जो है खोपड़ी बना दिया जाता है और ये दो इस तरह से रखा ये किया जाता है, तो ये डेंजर का साइन है। तो ये भी जो है एक तरीके का वार्निंग साइन है। तो इस तरीके का चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, सेकंड का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहां स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, क्योंकि ये वार्न कर रहा है आपको, क्या है, वार्न कर रहा है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का वार्निंग साइन है। तो अब जितने भी जो है साइन आपको ट्रायंगल में मिलेंगे वो आपको क्या कहलाएंगे, वार्निंग साइन कहेंगे, ताकि आप वहां पे स्टॉप हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़ा अच्छे से देखें। ये कह रहा है कि फ्लेमेबल्स ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी ज्वलनशील लिक्विडेबल्स ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो किस में वर्गीकृत किया जाता है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस ऑप्शंस को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास ए फायर लिख रहा है, क्लास बी फायर लिख रहा है, सी फायर लिख रहा है और डी फायर लिख रहा है। तो जब तक से आप क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास बी सी फायर और क्लास डी फायर के बारे में नहीं जानेंगे, इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि क्लास ए फायर होता क्या है। ए स्टैंड फॉर एस, एस मतलब क्या होता है, राख। ओके, अभी इतना ही समझिए। बी स्टैंड फॉर बैरल, क्या चीज, बैरल। बैरल जहां पे कोई जो है पेट्रोलियम पदार्थ जिस डब्बे में ढोया जाता है उसको जो है बैरल कहा जाता है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि प्राइस जो है पेट्रोलियम पदार्थ का, जो बैरल का जो प्राइस रेट है वो डॉलर में बढ़ गया या घट गया, इस तरह का आपने न्यूज सुना होगा। तो वो क्या है, बैरल रिप्रेजेंट करता है जिसमें आप कैरी करते हैं, किसी चीज को ढोते हैं, कौन सा, पेट्रोलियम पदार्थ को धोते हैं। तो बी स्टैंड फॉर बैरल, आपको समझने के लिए हमने यहाँ बताया है। और सी, सी क्या है, सी जो है करंट को रिप्रेजेंट करता है ना।
सी क्या है, करंट को रिप्रेजेंट करता है, और डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डायनामाइट। ओके, तो ये अगर हमने चार चीजें समझ लिया तो फिर थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। अब ये क्लास ए फायर में राख हमने क्यों बोला है, एस क्यों रखा है, ये जान, इसका मतलब ये हो गया कि क्लास ए फायर उस फायर को कहेंगे जो जलने के बाद राख छोड़ता है। इसका मतलब कि हमारे पास जो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो कि जलने के बाद राख छोड़ता है, जैसे कि वुड, लकड़ी, है ना, लकड़ी में जब आग लगती है तो हमारे पास क्या बचता है, राख बचता है। दूसरा क्लॉथ, है ना, क्लॉथ में जो है आग, यानी कि कपड़े में जो आग लगती है, कपड़े में जो आग लगती है, यानी कि कौन कौन सा हो गया, इसको पहला जो है आप क्या करेंगे, इसमें क्या है, एस है ना, इसमें क्या है, बैरल है, इसमें क्या है, करंट है, और इसमें क्या है, डायनामाइट है। क्लीन करने से पूरा ही क्लीन हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वुड आएगा, ठीक है ना, वुड आएगा। दूसरा क्या होगा, क्लॉथ्स आ सकता है, यानी कि कपड़ा जो है वो आ सकता है। तीसरा जो है पेपर, पेपर में जो आग लगेगा, यानी कि वुड का मतलब क्या होगा, लकड़ी में जो लगेगा आग, उससे भी आपको क्या मिलेगा, राख मिलेगा। कपड़ा में जो आग लगेगा उससे भी राख मिलेगा, पेपर में जो आग लगेगा उससे भी राख मिलेगा। तो ये सब किस में आ गया, क्लास ए फायर में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्लास बी फायर में क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ में जो आग लगता है, यानी कि जो तेलीय पदार्थ है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल में आग लगता है, तो पेट्रोल पेट्रोल या फिर डीजल, इसमें आग लगता है तो वो जो है आपको क्लास बी फायर के अंतर्गत आएगा। ओके, अब ये क्लास सी फायर क्या होगा, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्लास सी फायर में क्या आएगा, क्लास सी फायर जो है आपका करंट से जो है उत्पन्न होता है, यानी शॉर्ट सर्किट कहीं कहीं पे होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहां से शॉर्ट सर्किट से जो आग लगता है वो किस में आएगा, क्लास सी फायर में आएगा। और क्लास डी फायर में जो है जितने भी जो मेटल है ना, उसमें आग लगता है, तो कौन सा, कंबुजेबल मेटल, कंबुजेबल मेटल्स मतलब ज्वलनशील मेटल जो भी है, उसमें जो आग लगता है वो क्लास डी फायर के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में जो आग लगता है वो क्या है, क्लास डी फायर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या जो है आपका कौन सा किस फायर के अंतर्गत आता है। ओके, तो अभी हम इसको क्लीन करते हैं और ये समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फ्लेमेबल्स ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, क्लास बी फायर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लिक्विडेबल सॉलिड्स की बात करता है, तो क्लास बी फायर के अंतर्गत आएंगे। ओके, क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, भाई मेरे इस तरीके से आप करेंगे तो सारा जो है आपको क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, और बिल्कुल आप जो है तरीके से आप इस चीज़ों को कर पाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग, है ना, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो फर्स्ट एड सभी जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया जो है यही होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, तब चिकित्सक को बुलाते हैं, तब इंटेंसिव केयर वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चालू होता है। तो सबसे पहला तत्काल जीवन रक्षक कह रहा है तो फर्स्ट एड होगा। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नेम द वार्निंग साइंस, ये साइन जो दिया हुआ है उसका नाम बताना है। अब ये वार्निंग साइन का जो नाम बताना है, ये आपका जो दिया हुआ है वो कहाँ है, इसको जरा जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका कहाँ पे है। ओके,
तो इसका जो है हम लोग थोड़ा सा देखें कि ये कहाँ पे है। इसका ऑप्शन 5 नंबर का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहा है कि ये सिंबल किसका है ना। तो ये आप जब बुक आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये दिखा होगा कि ये जो है अनगार्डेड जो होता है, अनगार्डेड है ना, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो है लगा हुआ रहता है, जहाँ पे कि रेलवे भी जा रहा है और साथ साथ जो है पैरेलल में रोड भी है, और वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई जो है आपका गेट नहीं है, एलसी गेट जिसको बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट, वहाँ अगर नहीं होता है तो इस तरीके का सिंबल लगाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, अनगार्डेड कहते हैं। जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग गेट लगा हुआ रहता है वहाँ पे जो है ये इस तरीके का साइन लगा के, और इसमें जो है ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे किया हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये लेवल क्रॉसिंग गेट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गार्डेड है, यानी कि संरक्षित है, यानी कि वहाँ पे एलसी गेट होगा, लेवल क्रॉसिंग गेट होगा। लेकिन ये वाला जब सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब ये क्या है, अनगार्डेड है, वहाँ पे केवल जो है कोई भी किसी भी तरीके का लेवल क्रॉसिंग गेट नहीं लगा हुआ है। ओके, तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित है, इसलिए 3 को भी साथ साथ देखते चले, तो इसलिए हम लोग को समझ में आ जाएगी बातें। व्हाट इज द क्लास ऑफ द फायर्स काउज्ड बाय द फायरवुड, ठीक है, पेपर और क्लॉथ, है ना। यानी कि पेपर में आग लगा है या क्लॉथ में आग लगा है या वुड में, लकड़ी में, यानी कि अग्नि जो लगा है कहाँ पे, लकड़ी में, कागज में और कपड़े में कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है कि जो है ये किस तरीके का क्लास ए फायर किसको कहते हैं। क्लास ए फायर में जो आता है, क्लास ए फायर में जो ऐश छोड़ता है, राख छोड़ता है ना। तो यहाँ पे भी क्या बच रहा है, राख बच रहा है ना। यानी कि यहाँ पे जो है वुड अगर जलने के बाद क्या बचेगा, राख बचेगा, पेपर भी जलने के बाद राख बचेगा, क्लॉथ भी जलने के बाद राख बचेगा। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसी को जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा सा चले। अगला प्रश्न जो है आपका क्या है उसको हम लोग देख लें। अगला प्रश्न कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, यानी बीसीएफ। दो चीजें हैं यहाँ पे। कार्बन टेट्राक्लोराइड को सीटीसी भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी, है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है ना। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस BCF जो होता है, ये जो है किस ये में आपका अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। तो हैलोन एक्सटिंग्विशर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैलोन एक्सटिंग्विशर्स जो है इसमें कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और BCF होता है, दो चीजें होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4 होता है। तो इसको भी थोड़ा सा जान ले, बाकी जो है आपको जितना समझना है। अब ये का हैलोन एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हैलोन एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग विद्युत से लगी आग जो है, विद्युत में अगर कोई आग लगता है, यानी विद्युत से कोई आग लगता है, विद्युत से जब आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए हैलोन एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कार्बन डाइऑक्साइड, फोम एक्सटिंग्विशर्स, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स, इसको हम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके का कौन सा एक्सटिंग्विशर्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशंस हैजार्ड्स, है ना। ऐसा कौन सा है जो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो देखिए कितने तरह का जो है खतरा होता है, वो जब आप सेफ्टी वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे मिलेगा। उसमें एक मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी है, यानी कि मैकेनिकल जो जैसे मशीन वगैरह जो चलता है तो उसकी वजह से जो खतरा उत्पन्न होता है उसी को यांत्रिक व्यावसायिक खतरा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें जो है अनगार्डेड मशीन, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, कि जहाँ पे वैसी मशीनरी जो कि अनगार्डेड है, किसी भी तरीके का उसमें गार्ड नहीं लगा हुआ है, तो वो जो है मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंतर्गत आता है।
अब इससे होता क्या है, जैसे कि इसको एक एग्जांपल के तहत समझा जा सकता है कि जैसे आप जब शॉप फ्लोर में काम करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मशीन होती है जिसका मूविंग पार्ट्स होता है, मूव करता रहता है, और वो काफ़ी जो है उसकी आरपीएम बहुत हाई होती है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है वो मतलब जल्दी जल्दी रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन पर मिनट काफ़ी जो है हाई होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वैसे चीज अगर क्या होगा कि निकल के किसी भी तरीके से अगर वो बाहर चली जाती है तो किसी न किसी तरीके का इंजुरीज कर सकती है, जैसे तो उस कंडीशन में वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, तो वैसा जो है किसी के बॉडी को इंजरी ना हो, कोई जो वर्कर्स जो काम कर रहा है उसकी कोई इंजरी ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर गार्ड का प्रोविजन किया जाता है और गार्ड लगाया जाता है ताकि वो ऐसे ही निकल के या टूट के या ऐसे ही निकल के बाहर ना चला जाए, ठीक है ना। तो अनगार्डेड मशीनरीज जो आएगा वो किस में आएगा, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये आपका इसमें आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपका कभी भी जब आईटीआई में गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत सारे लेथ मशीन्स या जो ग्राइंडर जो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है जिस पे आप ग्राइंडिंग का काम करते हैं उसकी आरपीएम काफ़ी हाई रहती है। तो उसमें क्या होता है, सपोर्ट में किनारे साइड में जो है देखेंगे वो कि कवर टाइप का लगा हुआ रहता है, और जहाँ पे शार्पन करने के लिए जो टिथ शार्पन वगैरह जो किया जाता है जहाँ से, उसके बगल बगल में पूरा जो है गार्ड किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से वो उसका व्हील अगर निकल के बाहर चला आया या टूट के बाहर चला आया तो किसी भी तरीके का आदमी जो भी वहां काम कर रहा है, स्किल्ड पर्सन काम कर रहा है, उसको इंजर्ड होने से बचाया जा सके। ओके, तो ये अनगार्डेड मशीनरीज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग्स ऑफ इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन, कोई भी अगर इंजर्ड पर्सन है यानी कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें, है ना। तो घायल कोई व्यक्ति है अगर इंजर्ड पर्सन है तो उसको जो है कैसे रोकना है, तो सबसे पहले जो आपके पास जो चीजें उपलब्ध रहेगी उसी से तो आप रोक पाएंगे। तो पट्टी तो आपके पास होगा नहीं, मलहम जो है उस समय आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास होगा नहीं। घाव पर टिंचर लगाना ये भी बात का काम है, लगा सकते हैं लेकिन उस समय जो है आपके पास वो मिलेगा नहीं। तो सबसे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अप्लाई द प्रेशर ओवर द वुंड्स, घाव पर दबाव दे। जो घाव जैसे ही आपका ब्लीडिंग जहां से इंजरीज हो रहा है वहां पे थोड़ा सा दबाव देके उसको क्या कर सकते हैं, रक्तस्राव को रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का चीज हम कर सकते हैं। तो 9 के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक साइन ही है, और ये किस तरह का साइन है, चूंकि ये ट्रायंगल के अंदर है, ये भी क्या है, वार्निंग साइन ही है ना। ये क्या है, एक तरीके का वार्निंग साइन ही है ना। और ये अधिकतर आप देखे होंगे जहाँ पे पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री जो चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो उस तरीके का एक जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ बनाया जाता है ना। तो थोड़ा सा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों तरफ से रुक के आप देख ले कि कहीं कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहा है, इसके बाद वो आगे बढ़े। तो ये क्या है, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले का मार्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे 10 क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे ताकि हम अच्छे से और सारे क्वेश्चंस को कर पाएं, और ये भी कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस है उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां पे हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको डिस्कस करना जरूरी है वहां उस चीजों को भी हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स काउजिंग द फायर्स। आग लगने के 3 कारक क्या हैं। तो देखिए आग कैसे लगता है ना। आग लगाने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो पूछ रहा है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आग लगने के लिए जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा फ्यूल, यानी कि ईंधन तो जरूरी है, ये तो दिख रहा है। दूसरा है उष्मा, यानी कि हीट, यानी कि कोई तो एनर्जी दोगे ना, आपने माचिस जलाया तो हीट आपने दिया ना उसको। और तीसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी चाहिए जलते रहने के लिए। जैसे ही आपका अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है जिस जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये तीनों कारक तो यहाँ हमें दिख रहे हैं जो कि आग लगने के लिए जरूरी है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी में क्या है, नाइट्रोजन दिया हुआ है। सी में क्या है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये होगा नहीं। डी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बात करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज द गोल्डन आवर्स, है ना। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, यानी कि गोल्डन आवर्स का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, है ना। तो ये देखिए कि कोई भी घटना अगर घटती है तो उसमें जो है क्या, अगर तुरंत अगर एक्ट नहीं करता है, अगर तुरंत उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई अगर आप नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि पेशेंट जो है बचने का चांसेस कम होता है। तो उसका एक सर्टेन पीरियड होता है, उसी को हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। तो वो कितना होता है, घटना के 30 मिनट, है ना। घटना जब घट गया उससे 30 मिनट का बाद का जो समय होता है वो क्या होता है, गोल्डन आवर्स होता है। तो ये घटना फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, है ना। कोई घटना घटने के बाद का 30 मिनट उस विक्टिम्स के लिए या उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी को हम गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गोल्डन आवर्स कहा जाता है। तो ये 30 मिनट वाला जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब 13 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या है, देखिए जरा। 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 कहाँ है, 13 ऊपर होना चाहिए ना, 13 यहाँ है, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन अ वर्क प्लेस, है ना। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है। कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना ना घटे इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आपका जो सेफ्टी मेजर्स का जो रूल्स है उसका प्रॉपर ढंग से पालन करना चाहिए। तो आप देख लीजिए, बाय वेयरिंग द सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है। डूइंग थिंग्स इन द वन ओन्स वे, अपने तरीके से करना चाहिए चीज़ों को। तीसरा है सुरक्षा सावधानियों का पालन करके करना चाहिए। अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाय ऑब्जर्विंग द सेफ्टी प्रिकॉशन। यानी कि दुर्घटना कार्यस्थल पर जब काम कर रहे हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए सबसे पहला क्या काम है कि आपको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान देना पड़ेगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। ये जो सिंबल है वो क्या डिनोट्स करता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख ले। ये सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। ये प्रतीक जो है, ये साइन वाला जो है ना चैप्टर है, उसमें सारे ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये देखिए केवल सीबीटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेलवे का एग्जाम, एएलपी का एग्जाम या टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं, या ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड कोई एग्जाम जैसे डीआरडीओ वगैरह का, सेल का, वेल का, इसका एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। केवल आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑप्शंस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं और ऑप्शन को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑप्शन एक्चुअली है क्या, है ना। तो इसलिए इसको जो है वैसे विद्यार्थी जो कि आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं या दे रहे हैं, या फिर रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उतना ही सहायक होगा। आप जाके देखेंगे तो इसी तरीके का ट्रेड का क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सिंबल क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप का जो सिंबल जो था, हमने क्या किया था, ट्रायंगल शेप में था, तो वो था, तो वो तो होगा नहीं। दूसरा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है, पैदल यात्री वाले का मार्ग जो था वो भी जो है क्रॉस में था और वैसे एक यात्री को दिखाया गया। तो ओवरटेकिंग प्रोविजंस का जो है एक सिंबल ऐसा होता है, जैसे कि ओवरटेकिंग जो ना करे तो इस तरीके का जो है एक सिंबल बना हुआ रहता है, एक छोटा सा एक बड़ा सा, ऐसे। तो ओवरटेकिंग वाला इस तरीके का उसको बीच में से काटा रहता है ना। तो ये ओवरटेकिंग का इस तरीके का रहता है, पेडेस्ट्रियल का होगा नहीं, स्टॉप का होगा नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गिव वे यानी कि रास्ता देने वाला, ये क्या हो जाएगा, गिव वे, रास्ता दे। इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखेगा तो आपको कहना पड़ेगा कि ये गिव वे का है, रास्ता दे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, चले अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बीन्स फॉर द वेस्ट पेपर सेग्रेशन, है ना। वेस्ट पेपर सेग्रेशन के लिए, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो कलर कोड ऑफ द वेस्ट पेपर सेग्रेशन के लिए जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन सा कलर जो है होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज तो आप समझ लीजिए कि जो ब्लू है और ग्रीन है, इसको तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जैसे ब्लू किसके लिए जो है, सॉलिड वेस्ट के लिए, सॉलिड वेस्ट, है ना,
सॉलिड वेस्ट जो होता है मटेरियल, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लू तरह का डस्टबिन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसी में आपका कागज वगैरह सब आ जाता है, कागज वगैरह जो है इसी में आ जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इतना समझ गए कि सॉलिड वेस्ट जो है वो कागज भी है, और इसके लिए जो है ब्लू कलर का जो है आपको क्या करते हैं, बिन्स का डब्बे का प्रयोग करते हैं, और वहां पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, वहां पे हम डालते हैं, है ना। अब दूसरा भी थोड़ा समझ ले, ग्रीन कलर किसके लिए है, ग्रीन कलर जैसे वेजिटेबल्स वगैरह जो है आपका जो खाना वगैरह जो बच जाता है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो सबस्टांस जितने भी होते हैं उसके लिए कौन सा तरह का जो है ये बिन्स का प्रयोग करते हैं, तो ग्रीन वाला। यानी कि यहाँ पे वेट है ना, वेट वेस्ट जो होता है इसमें हम किस तरह का जो है, यानी कि इसमें और क्या आ जाएगा, फूड आइटम्स जो है वो सारी चीज़ें आ जाती है, फूड आइटम्स जितने हैं उसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस जो भी है वो सब इसमें जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। तो वेट जो गीला कचरा और सूखा कचरा का बात होता है ना, तो ये हो गया सूखा कचरा, ठीक है। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, सूखा कचरा, है ना, सूखा कचरा यहाँ पे इसमें डालेंगे, कौन सा, ब्लू वाले में। और गीला कचरा कहाँ डालेंगे, गीला जो कचरा है वो कहाँ डालेंगे, ये जो है ग्रीन वाले में डालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन और ये किससे संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। इसमें और भी थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि रेड वाला जो है, जो लैंडफिल्स वगैरह जो के लिए प्रयोग में जो किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट जो है, प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है ना, ये कहाँ पे वेस्ट जो होता है ये इसमें जो है रेड वाले में यानी कि डाला जाता है। और जो है दूसरा क्या है आपका, जो लैंडफिल्स है, लैंडफिल्स यानी कि जो जमीन का भराव जो करते हैं ना जमीन का भराव, वहां पे भी जो है कौन सा जो है लाल वाला जो बीन्स होता है, उसमें जो जितना भी डिस्पोजेबल आइटम होता है उससे हम क्या करते हैं, जमीन का भराव करते हैं। जैसे प्लास्टिक का वेस्ट वगैरह जो आ गया सब उसी में आ जाता है, ठीक है ना। अब काला वाला किस में आता है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट निकलता है ना, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है, हॉस्पिटल से एग्जाम्पल देख दे रहे हैं, और भी हो सकता है ना। हॉस्पिटल का जो वेस्ट निकलता है वो जो है किस में जाएगा, काला वाला जो है डब्बे में जाता है, तो ठीक है। रेड किस में जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह है जहाँ पे कि आपका लैंडफिल्स वगैरह किया जाता है, यानी कि जमीन का भराव वगैरह किया जाता है। ब्लू क्या है, सॉलिड वेस्ट के लिए आता है, जैसे कागज वगैरह का जो हमारे पास जो है आइटम्स जो खराब हो चुका है उसको सूखे कचरे में यानी ब्लू वाले बिन्स में डालेंगे। ग्रीन वाला क्या है, वेस्ट बिन्स यानी फूड आइटम्स हो गया या ऑर्गेनिक सबस्टेंस जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, वो सब किस में जाएगा, ग्रीन वाले में चला जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। और इस पे ऑप्शंस पे भी चर्चा कर देने से बाकी चीजें भी आपको समझ में आ जा रही होगी। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द काइंड ऑफ द रोड साइन, ये रोड साइन दिया हुआ है वो किस तरह का है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 का जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है ना, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये भी डायरेक्शन दिखा रहा है, ये भी डायरेक्शन दिखा रहा है। तो सीधा सा है क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप इस रास्ते से जाओ, आप उस रास्ते से जाओ। तो सीधा सीधा इसमें हमने क्या मार दिया, इंफॉर्मेशन साइन का ये सिंबल है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न पे चले। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर द फ्लेमेबल्स एंड द रनिंग लिक्विड फायर्स, यानी ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। पहला, ज्वलनशील और बहने वाले तरल पदार्थ में जो आग लगता है वो किस में आता है, क्लास बी फायर में आता है। क्लास बी फायर जो है क्या है, आपका बैरल वगैरह से संबंधित है, तो वहां जो है किस में आएगा, क्लास बी फायर में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको क्या है कि ये जो अग्निशामक यंत्र यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं, तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा हैलोजन एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो करंट से जो उत्पन्न आग होता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाला जो आग होता है उसमें क्या है, हैलोजन एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करते हैं। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो
अब यहाँ पे जो है, यहाँ ऑप्शन क्या है, ये क्या कह रहा है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल। तो ज्वलनशील और बहने वाले तरल में जो है ना फोम एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फोम एक्सटिंग्विशर्स में होता क्या है कि जो उसमें से पदार्थ निकलता है वो फोम के रूप में होता है, लिपिड के रूप में नहीं रहता है। और वो क्या करता है कि बाहर से तुम्हारा जो है कनेक्शन काट देता है, किससे, बाहरी जो इन्वायरमेंट में तुम्हारा जो ऑक्सीजन होता है उससे कनेक्शन काट देता है, और ये जो है क्या होता है आपका, आग जो है इसमें लगा हुआ आग जो होता है वो बुझ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें कि व्हाट ए डिनोट्स इन द एबीसी ऑफ फर्स्ट एड्स, है ना। फर्स्ट एड में एबीसी का मतलब क्या है, एबीसी में ए का मतलब क्या है ये पूछ रहा है ना। एबीसी में एबीसी कहाँ से लिया गया, फर्स्ट एड से लिया गया, उसमें ए में क्या दर्शाया गया है या ए क्या डिनोट करता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चंस के लिए इसके ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको दिखेगा 18 नंबर क्वेश्चंस में। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है और 18 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन, एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग एटमोस्फियर। तो देखिए ये जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये जो सीपीआर करते हैं ना, सीपीआर जो टेक्निक जो है, जैसे कि अगर किसी कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो काम कर रहा है, काम करने के दौरान अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको सीपीआर दिया जाता है। तो सीपीआर देने में जो है ये एबीसी जो है ये मेथड्स का यूज किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, ए स्टैंड फॉर एयरवेज, ए स्टैंड फॉर एयर वे है, यानी कि जो जो रास्ता है किसका, सांस अंदर जाने और बाहर आने का, उसको क्या किया जाता है, पहले क्लियर किया जाता है। ठीक है, बी क्या है, बी से आपका बी स्टैंड फॉर, और सी क्या है, बी से ब्रीथिंग होता है ना, जैसे सांस लेना। ठीक है, सांस, है ना, सांस लेने से संबंधित है, ब्रीथिंग से है। ठीक है ना, तो और सी किससे संबंधित है आपका, सी जो है आपका कंप्रेशन से संबंधित है, कंप्रेस करते हैं, या फिर उसको जो है ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप जो सीपीआर टेक्निक्स जो है ये करते हैं, अपनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें क्या क्या होती है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो होना चाहिए। तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, कंप्रेस करेंगे तभी होगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे मिलेगा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन या फिर कंप्रेशन भी मिलता है, सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन या फिर कंप्रेशन। तो एक्चुअली में कंप्रेस करके ही ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि सीपीआर टेक्निक्स में जब दबाते हैं तो किसी डायफ्राम को यहाँ पे जो है दबाया जाता है, एक हथेली के ऊपर रख के, और उसको बार बार जो है 1 मिनट में जो जितने बार धड़कता है 72 टाइम्स, तो उतना ही जो है उतने फ्रीक्वेंसी में उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सभी जगह चालू हो सके। दूसरा है माउथ टू माउथ ब्रीथिंग किया जाता है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दिया जाता है ताकि उसके सांस को चालू कर सके। और एयरवेज को जो है ये करने के लिए मतलब जो है माउथ को ऐसे, चीन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है ताकि जो है सांस आने जाने का रास्ता बिल्कुल ही क्लियर हो, और जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन और फिर सांस वापस आ सके। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फर्स्ट एड में हम लोग करते हैं, एबीसी में, है ना, यानी कि जो है सीपीआर टेक्निक्स है उसमें हम यूज करते हैं। और यहीं पे ए बी सी, ए का मतलब एयरवेज हो गया, बी का मतलब ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग यानी सांस जो है ये करना, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन की बात करता है, और सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन या कंप्रेशन की बात करता है, यानी कि कंप्रेस करना है और उसको ब्लड सर्कुलेशन को फिर से चालू करना है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन 18 का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल्स इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज द मैन्यूर्स, यानी जैविक कंपाउंड में मटेरियल्स को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि कई जगह पे जो है गोबर से जो खाद का उत्पादन होता है,
तो उसको क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। तो सीधी सीधा जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कंपोस्टिंग में ये सारी चीजें आ जाती है कि जैसे ही वेस्ट मटेरियल्स जो भी होता है उसको केचुआ जो है क्या करता है, खाता है, और फिर वो क्या किस में तब्दील कर देता है, आपका मैन्यूर्स में ट्रांसप्लांट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, खाद के रूप में उसको जो है बना देता है। और उसी का यूज हम क्या क्या करते हैं, जो बर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह जो है उसका उपयोग करते हैं। तो कंपोजिशंस में, कंपोस्टिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट जो है उसका कलर कोड क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। तो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो किस में आएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सूखा कचरा के लिए है, ये किसके लिए है, सूखा कचरा के लिए है ना। सूखा कचरा इसमें डालते हैं, इसमें किसमें क्या डालते हैं, गीला कचरा डालते हैं, और इसमें जो है प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं, है ना। प्लास्टिक वेस्ट इसमें डालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट इसमें डालते हैं। और ये जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है इसमें डाला जाता है। और दूसरा चीज़ है कि ऐसा सबस्टांस जो कि आपका ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है ह्यूमन हेल्थ पे जिसका असर पड़ने लगे, जैसे कि जो हॉस्पिटल से जो चीज़ें जो निकलती है, जैसे कि प्रोटेक्टिव गियर्स जो पीपीई किट की बात करता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करता है, तो वो क्या होता है, उसको डिस्पोज किया जाता है ना। तो कौन सा जो है, येलो वाला जो है बिन्स में ही डिस्पोज किया जाता है। इसके अलावा ग्लव्स वगैरह हो गया, हाँ ठीक है ना, ग्लव्स वगैरह जो है, तो ग्लव्स वगैरह जो भी है वो उस इसी में डाला जाता है। तो ऐसे जो है चीज़ें जो है, जो कि आपको किस बैक्टीरिया का होने का चांसेस हो, या दूसरा प्रोटेक्टिव गियर्स जो भी होंगे, वो सारी चीज़ें जो है प्रोटेक्टिव गियर्स जिसको भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स, जो कि पहन के काम करते हैं, कौन, डॉक्टर्स वगैरह जो काम करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो येलो वाला जो है इस बीन्स में ही उसको डाला जाता है। ठीक है, और ये वाला लाल वाला जो है कि किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमने लैंडफिल्स की बात की थी, यानी कि जमीन की जो भराई होती है वहाँ पे, है ना, जमीन की भराई, जमीन के भराई में, जमीन की भराई जब की जाती है तो यहाँ पे इस तरह का वेस्ट जो कि रेड वाला जो है बीन्स में आता है, उसको हम लैंड फिल्स के काम में आते हैं, जमीन फराई के काम में आते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, ये कौन सा होगा आपको, इसका ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 था, 21 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये काफ़ी, अब क्या है कि ये थोड़ा सा जो सेफ्टी वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब हमें दूसरे मॉड्यूल्स में आ गए हैं, जहाँ पे कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आएंगे। तो ये टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या है, और इसमें जो है आपका जो टूल्स आपको दिखेगा उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, नेम द पार्ट्स ऑफ द फाइल मार्क्ड एज द एक्स, एक्स के रूप में जो यहाँ मार्क किया गया है उसका भाग का नाम बताएं, उस भाग का क्या नाम है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो चीज़ें जो दिखाया गया है ये किसका है, ये क्या है, किस चीज़ का ये सिंबल है आपका, है ना, क्या चीज़ है, किस चीज़ का फिगर है, सिंबल नहीं फिगर है। तो ये फिगर है फाइल का, है ना, फाइल। और ये फाइल का यूज कहाँ करते हैं, तो इस फाइल का यूज जो करते हैं आपको किसी भी जो है आईटीआई में, हर ट्रेड में करीब करीब आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल वाला में ज़्यादा मिलेगा, बाकी ट्रेड में थोड़ा कम मिलेगा। तो इस तरीके का फाइल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आईटीआई के हर ट्रेड में करीब करीब करते हैं। मैकेनिकल सेक्टर में जैसे कि आपका फिटर में तो ये काफ़ी जो है प्रचलित एक टूल्स है, तो इसके बारे में सभी को पता होगा। तो ये फाइल है। अब ये फाइल्स का जो है पार्ट्स जो है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें कि इसका पार्ट्स कौन कौन सा होता है। देखो ये वाला चीज़, इसको जो है इसको क्या कहते हैं, टिप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको एज कहते हैं, इसको फेस कहते हैं, जहाँ पे
फेस के ऊपर ही जो है टिथ बना हुआ रहता है, यहाँ पे ही क्या होता है, टिथ कटा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या है, फाइल का पूरा लेंथ दिखा रहा है, फाइल का लेंथ दिखा रहा है, यानी कि फाइल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फाइल की लंबाई जो है इसको ये दिखाया गया है। अगला है ये जो है हील, इसको हम हील कहते हैं, है ना। ये वाला पार्ट जो है, जो एक्स दिखाया गया है, इसको क्या कहते हैं, टैंग कहते हैं। ये है हैंडल, हैंडल, और इसको हम फेरुल कहते हैं, है ना, इसको हम फेरुल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जितना भी जो है आपका फाइल का जो पार्ट है वो आपको पता चल गया इसी प्रश्न में। ये क्या है, एज है। एज के ऊपर किसी किसी में कटिंग टिथ लग बना हुआ रहता है, किसी में एक फाइल ऐसा है, सेफेज फाइल जिसको कहते हैं या फिर हैंड फाइल कहते हैं, उसका एक एज में क्या होता है कि आपका टिथ नहीं कटा हुआ होता है, लेकिन बाकी हैंड फाइल्स के अलावा और जितने भी फाइल्स होते हैं उसमें एज में भी आपका टिथ कटा हुआ रहता है। दूसरा, ये फेस के ऊपर टिथ कटा हुआ रहता है ना। टिथ कटा हुआ रहने का मतलब क्या है कि आपका ऐसे 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 और इस तरीके से आपको बना हुआ रहता है, ये फेस के ऊपर, है ना। तो ये क्या है, आपका यहाँ पे आपका टिथ रहेगा, और इस टिथ के सहारे ही एक्स्ट्रा मटेरियल को हम उस मेटल पे से काट के हटाते हैं बुरादा के रूप में। तो बेसिकली ये फाइल भी क्या है, फाइल एक तरीके का ये क्या है, कटिंग टूल्स है ना, क्या है, कटिंग टूल्स है। और ये किस तरीके से काटता है इसको थोड़ा सा समझ लें। ये छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में काट के ये बाहर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तो हमने इतना डिस्क्राइब कर दिया, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ द फाइल मार्क एज ए एक्स, एक्स के रूप में जो है ये मार्क किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, टैंग लिखा है, यानी कि एक्स वाला पार्ट क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, टैंग कहेंगे। अब देखिए दूसरा चीज, जो टैंग जो होता है ये आपका इस हैंडल के अंदर भी होता है ना, ताकि वो पकड़ा जा सके। अब ये हैंडल जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, हैंडल जो है लकड़ी का बना होता है या फिर अभी प्लास्टिक का भी बना हुआ मिलता है। और फेरुल जो होता है, ये जो है ये वाला पार्ट जो फेरुल है, इस ये जो है मेटल का होता है ना। अब मेटल का क्यों होता है, क्योंकि जो है जब इसमें हम टैंक को अंदर ठोकते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, ये अगर लकड़ी का है तो ऐसा ना हो कि ये फट जाए और ये इसका हैंडल निकल जाए, इसी के लिए यहाँ पे एक सर्कुलर मेटॉलिक बॉडी होता है जिसको फेरुल फेरुल कहते हैं, है ना, उसको लगा दिया जाता है ताकि उसको हैंडल को फटने से रोका जा सके। तो फेरुल का बेसिकली काम क्या है, हैंडल को फटने से रोकने के लिए। अब हील जो है, हील वाले पोर्शन पे यहाँ पे कोई भी कटिंग टिथ नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि हील अगर कह दे कि हील के ऊपर जो कटिंग टिथ किसी भी तरीके का नहीं होता है। फेस के ऊपर कटिंग टिथ होता है, एज पे होता है, और बाकी सब आपने समझ लिया। टिप क्या है, ये जो है इस सिरा को जो उसको हम क्या कहते हैं, टिप कहते हैं या फिर टेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 21 का। ओके, इतनी बात समझ गए। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है, इसको हम लोग को समझना है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्राई स्क्वायर होता क्या है, ठीक है ना। तो ट्राई स्क्वायर जानने के लिए चलिए हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि ट्राई स्क्वायर होता कैसा है, ठीक है ना। अब ये ट्राई स्क्वायर होता कैसा है, इस चीज़ को अगर हम लोग देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है। ओके, चलिए यहाँ पे दिख रहा है ये वाला चीज, ये है ना, ये इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। ओके, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, जो हमने वहां दिखाया था। अब उस पे हम यहाँ चल रहे हैं और ये देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर कहते हैं, है ना। अब ये ट्राई स्क्वायर का काम क्या है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का काम क्या है, इससे जो है ये देखिएगा
कि बहुत सारे जो बढ़ई वगैरह का जो कारपेंटर का दुकान है उस पे इस तरीके का आपको ट्राई स्क्वायर दिख जाएगा, है ना। तो ये केवल बेसिकली बढ़ई वाले दुकान पे भी ही नहीं होता है, और भी मैकेनिक्स की दुकान पे होता है, जहाँ पे आपको 90 डिग्री चेक करना रहता है, या फिर वर्कशॉप में आपको हर जगह पे ये मिलेगा, जहाँ पे आपको 90 डिग्री चेक करना होगा, फ्लैटनेस चेक करना होगा, पैरेलल्स लाइंस जो है परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा, वहां पे ये ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो सबसे बड़ा यूज क्या है कि इस ट्राई स्क्वायर का यूज जब हम लाइन खींचते हैं ना, लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे बड़ा यूज होता है। जैसे कि इस तरह का 90 डिग्री का जब लाइन खींचेंगे और ये चेक करेंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं, इसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या, फ्लैटनेस चेक करते हैं कि जो भी आपका जो ये है सरफेस है वो पूरी तरह से फ्लैट है कि नहीं। तीसरा है कि आप उस सरफेस पे, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक सरफेस है, इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक डाल देंगे इसको, और यहाँ पे ये स्टॉक देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और ये वाला स्टॉक यहाँ पे होगा, और ये लाइन इस तरीके से पैरेलल लाइन हम खींच सकते हैं। ये क्या है, ये आपका ट्राई स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ ये वाला पोर्शन जो है ये ट्राई स्क्वायर का है, और इसमें हमको जो है इसके परपेंडिकुलर्स यानी एज के परपेंडिकुलर्स लाइन अगर खींचना है तो वो लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको इस भाग को, इसको हम इस वाले भाग को स्टॉक कहते हैं, स्टॉक, और इसको क्या कहते हैं, ब्लेड, है ना। ठीक है, ये ट्राई स्क्वायर है, इसमें स्टॉक इसको बोलेंगे और इसको ब्लेड बोलेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर हम लोग चलते हैं वापस अपने अपने वाले जो है उस पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या देखा दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग बात कर रहे थे और इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये क्या है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा में हम लोग ये देख लें कि इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है ना। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, आपने ट्राई स्क्वायर देख लिया, तो इसका टू चेक द राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री चेक करना है, चूंकि क्या है, एक आपका क्या था, यहाँ पे स्टॉक था ऐसा वाला, और इसमें आपका ब्लेड लगा हुआ था, है ना। तो ब्लेड लगा हुआ था, तो इस दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल होता है। तो बेसिकली जो है चेक करने के लिए, 90 डिग्री चेक करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, समकोण की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। वेरी गुड। अब आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा, इतना क्लियरली जो है अगर ये चीजें समझाई जा रही है तो मेरे ख्याल से आप समझ भी पा रहे हैं, और उसका फिगर देखने से कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है 23, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। विच मार्किंग मीडिया इज ए पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जो है वो जहरीला है। पॉइजनस का मतलब है जहरीला। तो देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है वो जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉइजनस होता है। और ये देखिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मार्किंग मीडिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको समझना क्या है कि मार्किंग मीडिया क्या है ना। तो मार्किंग मीडिया को समझने के लिए आपने अगर आईटीआई में कभी भी प्रैक्टिकल किया होगा तो आप देखते होंगे कि कोई भी जॉब बनाने के लिए दिया जाता है, बेसिकली फिटर वाले के लिए एक क्या दे दिया जाता है, इस तरीके का एक लोहे का टुकड़ा दे दिया जाता है, जो कि 8 mm का हो, 10 mm का हो या 12 mm का हो। ये लोहे का टुकड़ा आपको इस तरीके का मिल जाता है ना। लोहे का टुकड़ा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको जो है आपको इसका जॉब बनाना है, ओके। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है वो थोड़ा सा हम देख लें कि इसको क्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी इसको। तो जैसे आपको एक जॉब मिल गया है ना, ये जॉब मिला, इस तरीके का एक आपका
लोहे का एक टुकड़ा आपको मिल गया जो कि 8 mm का या फिर 10 mm का है ना। अब इसको, इसमें जो है जो आपका ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग के अनुसार इसको काटना है और जहाँ पे छेद करना है वो छेद करना है, जहाँ पे एंगल बनाना है, जहाँ पे कुछ भी बनाना है वहाँ पे उस तरीके से उसके चीज़ों को क्या है काटना है और बाद में फाइलिंग करके उसको ठीक करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इस जॉब को, जो प्रैक्टिकल जॉब है, इसको बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले इस जॉब को पहले काटते हैं, है ना। काटने के बाद उसके दो भाग को 90 डिग्री में क्या करते हैं, 90 डिग्री में ले आते हैं। अब 90 डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका जो है 90 डिग्री कैसे चेक करेंगे, तो वही जो है ट्राई स्क्वायर का यूज करके उसमें देख लेते हैं कि ये दोनों पार्ट्स 90 डिग्री पे आ गया कि नहीं। अब ये 90 डिग्री पे आने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, मार्किंग शुरू करते हैं। और मार्किंग कैसे करते हैं, जो जॉब का आपको जॉब जो दिया हुआ होगा प्रैक्टिकल का, उसका एक ड्राइंग होता है, तो उस ड्राइंग के अनुसार उसमें मार्किंग कर लेते हैं। अब ये मार्किंग करने से पहले जो है, मार्किंग जब किसी भी आपका लोहे के सरफेस के ऊपर करते हैं तो मार्किंग जो है अच्छे से नहीं आता है। उसी के लिए क्या किया जाता है कि मार्किंग मीडिया का एप्लीकेशन किया जाता है, मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। और मार्किंग मीडिया का उपयोग क्या है कि उस जो है मार्क को विजिबल करना, दिखना, यानी कि जो आपने मार्किंग जो यहाँ पे किया है वो सारा विजिबल हो सके, दिख सके, वही उसका काम है मार्किंग मीडिया का। तो ये बेसिकली काम क्या है कि मार्किंग मीडिया का लेप इसके ऊपर लगा दिया जाता है और तब उसके बाद ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्किंग मीडिया क्या है। और पॉइजनस कौन सा है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो पॉइजनस होता है। इसका फॉर्मूला CuSO4 होता है, इसके साथ कुछ बूंद वाटर का होता है और इसके बाद नाइट्रिक एसिड का भी जो है, नाइट्रिक एसिड का भी जो है 4 या 5 बूंद डाला जाता है ना। तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये भी मार्किंग मीडिया है। प्रूशियन ब्लू भी मार्किंग मीडिया है, व्हाइट वॉश भी मार्किंग मीडिया है, सिल्वर ग्लूकोज भी जो है ये भी मार्किंग मीडिया है। लेकिन आपका पॉइजनस जो है वो कॉपर सल्फेट ही है। चारों जो है ये दिया हुआ है, ये सब मार्किंग मीडिया ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उपयोग किया जाता है इन सभी का। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न 24 है और ये क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, यानी कि स्क्राइबर पकड़ने के लिए उसका कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को करना है। तो इसके लिए हम लोग देखिए ऑप्शंस भी दिया हुआ है, ऑप्शंस को भी थोड़ा सा हम लोग देख लें, है ना। ऑप्शंस को देख लें, इसके बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे और देखेंगे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज एक्चुअली में होता कैसा है ना। तो थोड़ा सा इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं और ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखा है। 24 का ऑप्शन क्या है, स्नग है, गाइड पिन है, और इसके बाद जो है गाइड पिन के बाद है रॉकर आर्म्स और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से ले आते हैं। कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। अब ये स्क्राइबर का काम क्या होता है, स्क्राइबर का काम मार्किंग का होता है। ठीक है ना, स्क्राइबर से क्या करते हैं, मार्किंग का काम करते हैं, या फिर जॉब को सेंटर में लाने के लिए। यहाँ यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो है ये स्क्राइबर का काम जो होता है जॉब को सेंटर में जो है क्या करना होता है, कसने के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है, पहले हम स्क्राइबर्स को देख लें कि स्क्राइबर कैसा होता है, तो ज़्यादा हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके का स्क्राइबर होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्क्राइबर कैसा होता है इसको। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सरफेस गेज का ये आपका फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है ना, यूनिवर्सल सरफेस गेज का ये फिगर दिया हुआ है। और ये देखो यहाँ पे स्क्राइबर है, तो स्क्राइबर को होल्ड कहाँ से किया जा रहा है, इससे किया जा रहा है। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, स्नग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नग, SNUG।
इसको क्या बोला जाता है, स्नग बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं देख लीजिए, ये जो है स्पिंडल होता है, ये वाला लंबा वाला हिस्सा स्पिंडल हो गया, रॉकर एडजस्टमेंट स्क्रू ये वाला हो गया, गाइडेड पिन जो है ये हो गया, स्पिंडल नट यहाँ पे आ गया, बेस यानी कि ये जो है एक बेस है जिसपे आपको टिका रहता है ये सारा चीज, और ये स्क्राइबर है, और यहाँ पे क्लैंप कसा हुआ रहता है, क्लैंप जो है स्नग के साथ ही लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्राइबर किसके साथ बंधा हुआ रहता है, तो स्नग के साथ बंधा हुआ रहता है। वो ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 में जो कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर, स्क्राइबर को जो पकड़ के रखता है वो कौन सा हिस्सा है जो स्क्राइबर को पकड़ता है, तो स्नग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसी की तो बात हम कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है उसको हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 25, अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 25, विच व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, इस वाइस का नाम क्या है। ये क्या है, किसका चीज, ये है फिगर है, ये वाइस का फिगर है। और वाइस क्या चीज होता है, एक होल्डिंग डिवाइस होता है, होल्डिंग डिवाइस होता है। अब ये होल्डिंग डिवाइस का काम क्या है, किसी भी वस्तु को पकड़ के रखने का काम। बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है वाइस होता है ना, है ना। आपका आईटीआई में फिटर ट्रेड में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बेंच, वर्किंग बेंच के ऊपर जो है वाइस कसा हुआ रहता है, तो उसको हम बेंच वाइस कहते हैं। बेंच के ऊपर जो वाइस लगा हुआ रहता है उसको बेंच वाइस कहते हैं। लेकिन ये बेंच के ऊपर नहीं लगा हुआ है और वो कंपैरेटिव उसके बनिस्पत में ये छोटा है, तो ये जो है ये हैंड वाइस है ना। ये जब जानेंगे, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये किसका फिगर है, ये फिगर है हैंड वाइस का। अब हैंड वाइस का क्या है, काम क्या है, देखिए ये इस दोनों के बीच में कोई भी चीज पकड़ने के लिए पकड़ लिया, और यहाँ से ये वाला जो है ना, ये वाला नट जो है यहाँ से इसको टाइट कर दिया और खोल दिया, और यहाँ पे कोई भी चीज वस्तु पकड़ के उसमें फाइलिंग करना है, कुछ भी काटना है, कुछ भी करना है, तो ये कर सकते हैं। तो ये छोटा जो है आइटम्स को पकड़ने के लिए, जो छोटा कुछ भी चीज़ है उसको पकड़ के उस पर कोई भी ऑपरेशन करना है, फाइलिंग करना है, कटिंग करना है, या कुछ और ऑपरेशन करना है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। इस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, हैंड वाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब जो है वाइस कितने तरह का होता है, तो वाइस बहुत तरह का होता है। उस पर जब वाइस में जब जाएंगे तब वहाँ हम लोग देखेंगे कि वाइस में कौन कौन सा होता है। तो यहाँ जितना भी वाइस का नाम दिया होगा ये सारा वाइस है। इसमें आपका बेंच वाइस भी होता है, बेंच वाइस होता है जो कि जनरली आपको मिलता है। इसके बाद जो होता है मशीन वाइस होता है, ठीक है ना, मशीन वाइस होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है पिन वाइस, पिन वाइस, पिन वाइस से पिन पकड़ते हैं, है ना। अब इसके बाद जो है आगे क्या है, तो आगे और भी वाइस है ना, तो उसको जो है हम लोग देख लेंगे। जैसे कि हैंड वाइस है, पाइप वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, क्विक रिलीज वाइस है। क्विक रिलीज वाइस का मेन फंक्शन क्या होता है कि जल्दी से खुलता है और बंद होता है ना। उसमें बहुत ज़्यादा जो है हैंडल को बार बार घुमाने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक आगे में जो है स्पिंडल में एक आपका बटन टाइप का एक लगा हुआ रहता है, उसको नीचे दबा के आप आगे पीछे ठेलते हैं तो उसका जो हिस्सा है ना, वो आगे पीछे जाता है और जल्दी से खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो क्विक रिलीज बेंच वाइस में भी होता है, मशीन वाइस में भी ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारा जो है आपका क्या है, वाइस का प्रकार है। उसमें जो फिगर दिया हुआ है वो हैंड वाइस का है। ओके, चलिए क्लीन करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। उसको हम लोग देखते हैं। ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। एक हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड पढ़े ही होंगे आप लोग, जो है हेक्सा ब्लेड को देखा भी होगा। आप आईटीआई में गए होंगे तो आपको जो फिटर ट्रेड है तो उसमें जो है जनरली हाथ से ही काटना होता है। तो हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड के सहारे ही हम कटिंग का काम करते हैं, ठीक है ना।
तो वहां पे कह रहा है कि न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर द फ्यू स्टॉक, कुछ बार चलाने के बाद बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, मतलब कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो ढीला हो जाता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड। ब्लेड जो होता है खिंच जाता है ना, ब्लेड खिंच जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, दो चार स्टॉक के बाद वो ढीला हो जाता है, ठीक है ना। अब जो है जिनको नहीं पता है वो हेक्सा ब्लेड के बारे में या हेक्सा फ्रेम के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग जो है चलते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि हेक्सा ब्लेड का जो फिगर है वो किस तरीके का होता है। एक बार देख लेंगे तो जल्दी से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो फिगर है ये आपका सॉरी, अंडू करना पड़ेगा तभी आएगा ना, हाँ अंडू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये वाला जो हिस्सा है इसी को हेक्सा ब्लेड का है ना। ये जो है हेक्सा ब्लेड है, ठीक है। और ये हेक्सा ब्लेड क्या है, इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे टिथ कटा हुआ है, ऐसे ऐसे जो है ना, ये टिथ कटा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे पिन होल है और यहाँ पे पिन होल है। यहीं पे दोनों जगह पे एक होल्डिंग पिन रहता है हेक्सा फ्रेम में, वहाँ पे लगा के और इसको कस दिया जाता है। और ये जो है इसमें जो दांता जो कटा हुआ रहता है, एक ठो जो है देखिए, ये दो तरह का सेट होता है इसमें। एक होता है स्टेगर्ड सेट और दूसरा होता है वेब सेट होता है ना। वेब सेट का मतलब क्या होता है, इस तरीके का जिगजैग फॉर्मेट में रहता है। कुछ दांता जो है लेफ्ट साइड के तरफ मुड़े रहते हैं, कुछ दांता राइट साइड की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि 4-5 दांत जो है लेफ्ट साइड तो 4-5 दांत राइट साइड, तो उसको वेब सेट कहते हैं। और स्टेगर्ड सेट में क्या होता है, एक दांता लेफ्ट और दूसरे दांता जो है दांत को जो है राइट साइड में जो है मुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम स्टेगर्ड सेट कहते हैं। अब ये दो जो है ना, दो जो ये है उसके बीच की दूरी को, दो कंसेक्यूटिव जो टिथ है उसके बीच की दूरी के, दो लगातार जो टिथ है ना, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है हेक्सा ब्लेड में देखने को मिलेगा। तो जब आप इसको कसते हैं, और इसमें एक चीज और समझने का जरूरत है कि हेक्सा ब्लेड में जो फॉरवर्ड स्टॉक में हमेशा कटिंग जो होता है, कटिंग का काम जो होता है हेक्सा ब्लेड में, वो फॉरवर्ड स्टॉक में होता है। फॉरवर्ड स्टॉक मतलब, फॉरवर्ड स्टॉक में मतलब क्या होता है कि आगे की तरफ जब मूव करते हैं तब कटिंग का काम करता है, पीछे जब करेंगे तो वहाँ पे जो है कटिंग का काम नहीं करता है। यानी कि दांता जो है आगे की तरफ बंधा हुआ होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप जो है ट्रेड में आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, इस चीज़ को समझा होगा। ओके, तो चलिए अब आगे हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं और फिर नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलेंगे, तो देखेंगे क्या और सारा ऑप्शन है, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ओके, ट्राई स्क्वायर था है ना, ये चीज़ें थी। और ये फाइल का देखिए, फाइल का यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। जब हम लोग फाइल पढ़े थे तो वहाँ पे जो है आपको ये सारी फिगर जो है यहाँ पे हमने टिप या पॉइंट, साइड एज, हील, शोल्डर, हैंडल, फेरूज, टैंग है ना, फाइल लेंथ, ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमने चर्चा की थी। देखिए शोल्डर क्या होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग इसको हम शोल्डर यानी कंधा जो है इस तरीके का, इसको कंधा भी बोला जा सकता है। और ये वाला भाग इसको जो है, इसका इधर वाला ऊपर वाला भाग इसको टैंग कहते हैं। और ये वाला भाग जिस पे दांता नहीं कटा हुआ है इसको हील कहते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग डिस्कस वहाँ कर चुके हैं, यहाँ पे और अगेन डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए अगले जो है क्वेश्चंस है उस पर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस क्या था उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात कर रहे थे, और 26 में ही हम लोगों ने देखा था कि 26 में जो है क्या ऑप्शंस था हमारे पास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे, कि स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड, ब्लेड जब खिंच जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ स्टॉक के बाद ढीला हो जाता है, ठीक है। तो ये 26 का आंसर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, देखिए इसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, व्हाई द ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर्स इजिली वाइल शोइंग ऑफ द थिन वॉलेट वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पतले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत सावधानी से टूट जाते हैं, क्यों टूटते हैं?
तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए कि जब आप जब क्या करते हैं कि हेक्सा ब्लेड से आप कटिंग करते हैं तो जो थिन सरफेस है यानी पतला वर्कपीस है, यानी कि वो थिकनेस बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पाइप काट रहे हैं, उसका थिकनेस बहुत जो है 2 mm का है, 1 mm का है, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या टिथ जो है ना, टिथ जो है केवल कुछ दांत जो है हाथ मतलब प्रेशर कुछ दांत पे टोटल प्रेशर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो यहाँ पे हैंड फोर्स एक्स ओनली अपॉन द फ्यू टिथ्स, हाथ का जो बल जो है केवल कुछ दांतों पर पड़ता है, ये ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाथ का बल बहुत ज़्यादा होता है ऐसा नहीं है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए। हैंड का बल केवल कुछ दांतों पर पड़ता है, इसीलिए वो टिथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसके लिए, पतले वर्कपीस के लिए, और पहले कट जो है उसके लिए जो है क्या होता है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे ताकि 50 क्वेश्चन हम लोग कर सकें। तो इसको थोड़ा सा और फास्ट हम लोग मूव करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, विच चीजल यूज्ड फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स और जॉइंट्स, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए कौन सा छेनी का उपयोग करते हैं, यानी कि कॉर्नर पे ऊपर और जॉइंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स है उसको हटाने के लिए किस तरीके का जो है चीजल का प्रयोग करते हैं। तो कॉर्नर्स और जो है जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चिपिंग के लिए करते हैं या कटिंग के लिए करते हैं, तो ये नहीं होगा। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ग्रुप्स वगैरह जो बनाते हैं वहां पे जो है क्रॉस कट, यहाँ पे जो है ग्रुप्स वगैरह में यहाँ पे उपयोग होता है इसका। ठीक है, और ग्रुप्स वगैरह में यहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, ग्रुप वगैरह काटने में, है ना, चलो ना, ग्रुप वगैरह काटने में उपयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल कटिंग में प्रयोग करते हैं या चिपिंग में करते हैं। ठीक है, चिपिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो डायमंड पॉइंट चीजल का इसका है। और हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हाफ राउंड नोच चीजल जो है ऑयल ग्रुप्स वगैरह में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ऑयल ग्रुप्स वगैरह काटने में, है ना, ऑयल ग्रुप्स वगैरह काटने में जो है हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 28 का ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है 29 की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा ताकि जो है चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट कर सके। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हैमर मार्क एट द एक्स के रूप में जो हैमर का पार्ट्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, चिक कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ये जानना पड़ेगा और सारा इसके पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो है स्ट्राइकिंग फेस होता है या फिर फेस लिखते हैं सीधा सीधा। इसके बाद ये होता है पिन, होता है पिन, है ना। इसमें कई तरह का पिन होता है, 3 तरह का पिन होता है, बॉल पिन, है ना। इसके बाद स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन, 3 तरह का पिन होता है और 3 तरह का पिन वाला हैमर यूज किया जाता है। पिन के हिसाब से ही हैमर का जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा जो है मैलेट भी होता है आपका, और चीज़ें होती है, तो वहाँ पे हम लोग उसका डिस्कस नहीं करेंगे। केवल पिन के आधार पर इसका वर्गीकरण 3 तरह का होता है, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर और क्रॉस पेन हैमर। और ये जो है कौन सा है, बॉल पेन हैमर है, चूंकि बॉल की तरह यहाँ बना हुआ है। ठीक है ना, इसको हम फेस कहते हैं, इसको चिक कहते हैं, इसको आई होल कहते हैं। किसको क्या बोलते हैं, आई होल। और आई होल में क्या है, लगा हुआ रहता है, ये डंडा जो है यानी कि हैंडल जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ रहता है ना, हैंडल ये लगा हुआ रहता है। और हैंडल जो होता है जनरली क्या होता है, लकड़ी का होता है, ताकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। जब आप हैमरिंग करते हो ना, तो हाथ पे अगर ये हैंडल मेटल का अगर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हैमरिंग करोगे तो शॉक ज़्यादा लगेगा। उससे बचने के लिए, इसी के लिए शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे आपको क्या है, लकड़ी का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये चिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच एंगल ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स जी ऑन द कटिंग चीजल। जी नहीं है, बेसिकली ये गामा को, यहाँ पे देखिए गामा है, इसका जो है किस कोण को दर्शाया गया है ना। तो ये देखिए ये क्या है, एक तरीके का ये जो है चीजल है ना, चीजल, चीजल, ठीक है। चीजल क्या करता है, चीजल का काम क्या है, चीजल का काम क्या है, कटिंग का काम करता है। इससे पहले भी हम लोग चीजल पढ़े थे। चीजल का काम क्या है, कटिंग का काम करता है ना। तो चीजल बेसिकली इसमें जो है आपका जितना भी एंगल है उसको दर्शाया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको है ये जो है एंगल, इसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं, क्लियरेंस एंगल, इसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो एंगल है इसको कटिंग एंगल, कटिंग एंगल, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग एंगल कहते हैं। क्लियरेंस एंगल कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। अल्फा क्लियरेंस एंगल हो गया, बीटा है कटिंग एंगल हो गया, और ये गामा जो है इसको रैक एंगल कहते हैं, रैक एंगल, ठीक है। रैक कोण भी कहा जाता है, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज आता है जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। झुकाव का कोण, कितने डिग्री पे ये झुका हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला लाइन जो है इसका सेंटर लाइन है ना। सेंटर लाइन से यहाँ से जितना एंगल यहाँ तक है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। तो आपका ऑप्शंस क्या पूछ रहा है, गामा के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैक एंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बाकी चीजें भी समझ में आ गया, क्लियरेंस एंगल ये समझ में आ गया, कटिंग एंगल ये होगा, बाकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। रैक एंगल जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक ही रैक एंगल होगा। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है कटिंग एंगल जो है वेरी करता है सभी के लिए। एक्चुअली में जो है जनरल पर्पस के लिए जो यूज होता है, जनरल पर्पस के लिए जो यूज होता है क्या, चीजल का जो प्रयोग करते हैं, है ना, उसमें जो कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है, कटिंग एंगल जो होता है वो होता है 59 का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा, 118 डिग्री, है ना। 118 डिग्री जो है वो कटिंग एंगल होता है। कहीं कहीं पे 59 भी लिखता है और कहीं कहीं पे 118 भी लिखता है। तो अगर 59 दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आधा वाला यहाँ से यहाँ तक 59, और 118 दे दिया तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का, दोनों को जोड़ के 118 देता है, ठीक है ना। तो जनरल पर्पस के लिए जो चीजल होता है उसका कटिंग एंगल कितना होता है, 118 डिग्री। तो जनरली आपका आना क्या चाहिए, 118 डिग्री ही लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि आधा एंगल लिख तो नहीं सकते हैं उसको, हाफ एंगल तो लिखेंगे नहीं। तो लेकिन कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको 59 भी दे देता है, इसलिए हमने दोनों चीज़ों को ही आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 31 को थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट रिपुट। धातु को वह कौन सा गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो देखिए ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है, किसी भी मटेरियल्स का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना, मेटल्स का, वो मेटल्स का, मटेरियल्स नहीं, किसी मेटल्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें आ जाती है। तो डक्टिलिटी में क्या करते हैं, खींच के बड़ा तार बनाया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसमें खींच के तार बनाया जाता है। टेनासिटी क्या होता है, बार बार फोल्ड और अनफोल्ड करने के बाद वो टूटता नहीं है तो उसकी टेनासिटी ज़्यादा होती है। वैसा मेटल जिसको बार बार फोल्ड करते हैं और अनफोल्ड करते हैं तो उस समय अगर नहीं टूटता है तो उसका मतलब है उसका टेनासिटी ज़्यादा होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, तो खींच के छोड़ दो तो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक बॉडी होगा। मैलिएबिलिटी किसको कहते हैं, तो पीट के जो है चादर बनाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैलिएबिलिटी में क्या हो जाएगा, पीट कर चादर बनाना, चादर बनाना, ये मैलिएबिलिटी का है। इलास्टिसिटी
खींचकर छोड़ने पर वापस आता है, वापस आएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। और यहाँ पे फोल्ड और अनफोल्ड करना पे, यानी कि जो है फोल्ड करो और अनफोल्ड करो, फोल्ड एंड अनफोल्ड, फोल्ड एंड अनफोल्ड, है ना। यानी कि मोड़ कर सीधा करना, सीधा करने पर नहीं टूटना, तो ये किस में आ जाएगा आपका, ये में टेनासिटी में आ जाएगा। और डक्टिलिटी में क्या आएगा आपका, खींचकर तार जो है, खींचकर लंबा तार बनाना, है ना, तार बनाना, खींचकर तार बनाना, ठीक है, खींचकर तार बनाना, ये जो है डक्टिलिटी में आएगा, है ना। तो डक्टिलिटी आपने समझ लिया। और ये सारा क्या है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, मेटल की ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना, यानी कि यांत्रिक गुण जो होता है वो सब यही सब होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 31 का, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्लीन करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम आसानी से 50 क्वेश्चंस तक आज कर पाएँ। What is the spindle moment of one division of thimble with a spindle threads of इतना पिच, स्पिंडल का जो थ्रेड्स का पिच है वो 0.5 mm है। थिम्बल के एक डिवीजन के स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, माइक्रोमीटर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो है माइक्रोमीटर एक्चुअली में होता क्या है, एक सूक्ष्ममापी यंत्र है ना। उसमें क्या होता है, पिच होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है थिम्बल के ऊपर डिवीजन कटा हुआ रहता है। तो थिम्बल के ऊपर बेसिकली कितना डिवीजन कटा हुआ था, 50 डिवीजन थिम्बल के ऊपर कटा हुआ रहता है। और पिच क्या होता है कि एक बार एक जो है यहाँ जैसे इस जो है ये आपका क्या थ्रेड है, तो इस जो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच की जो दूरी है, दो कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स या जो हाइट या क्रिस्ट जिसको बोलते हैं, ये हाइट या फिर क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, है ना। दो यहाँ पे टीथ है ना, दो टीथ है, दो लगातार टीथ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पिंडल थ्रेड का पिच कितना है, 0.5 mm है। और वो कितना डिवीजन किया हुआ है स्पिंडल, जो थिम्बल डिवीजन है, तो थिम्बल को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है माइक्रोमीटर में, ये आपको जानना पड़ेगा। तो अब इसको निकालने के लिए क्या होगा, तो थिम्बल के एक डिवीजन की मूवमेंट पर, यानी कि थिम्बल जब एक डिवीजन यानी 50 डिवीजन 50, अब 0.5 को 50 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि 0.5 mm को आपको क्या करना है, 50 बराबर भागों में बांट देना है। तो एक भाग का मान निकल जाएगा, वही पूछ रहा है आपको। तो एक भाग का मान कितना होगा, तो 0.5 mm जो है ये पिच का मान है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, थिम्बल से डिवाइड कर देंगे, थिम्बल के टोटल डिवीजन से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50, इसका मतलब 550 इंटू 10, ये हट गया तो 10 आ गया नीचे, 5 से इसको कटा दीजिए, तो सॉरी 5 से ये 5 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/100 बचेगा। 1/100 का मतलब 0.01 क्या हो जाएगा, mm। तो ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 0.1 आ रहा है ना, 0.01, तो 0.01 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको, चूंकि हमें लगता है कि आप इसको ढंग से नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा एक बार और हम लोग इसको देखिए। इसमें जो है थिम्बल डिवीजन जो होता है ना, कितना होता है टोटल थिम्बल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन किसके लिए, माइक्रोमीटर के लिए 50 होता है, ठीक है। अब एक डिवीजन का वैल्यू कह रहा है, और एक पूरा अगर आपका थिम्बल मूव करता है तो कितना आगे या पीछे जाएगा, जितना उसका पिच है उतना ही आगे पीछे जाएगा। तो जितना पिच है उतना को हम क्या से डिवाइड कर देंगे, टोटल डिवीजन से डिवाइड कर देंगे। कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन, उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो एक भाग जब थिम्बल का एक भाग आगे मूव करता है तो कितना
आगे मूवमेंट होगा स्पिंडल का वो निकल गया, तो वो निकालने के लिए 0.5 डिवाइडेड बाई 50, दैट मीन्स इसको हटा देंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसको इससे काट दिया तो कितना हो जाएगा 1/100, इसका मतलब 0.01 क्या हो जाएगा mm। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, अब इसको डिलीट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इस वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग क्या होगी ये पूछ रहा है ना। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग जानने से पहले आपको वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट जानना होगा। तो लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका क्या दिख रहा है उसको आप देखिए, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर्नियर कैलिपर्स का जब रीडिंग आप चेक करते हैं तो किसको किसको टच कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे पहला चीज़, यहाँ ये क्या है 40 है, ये 50 है, तो 40 और 50 के बीच में है ना, ये बिल्कुल बीच में है। तो 40 से 50 तो यहाँ 45 हो जाएगा, तो उसी तरह से इधर 30 होगा, 30 40 है ना, 30 और 40 के बीच में होगा तो ये 35 वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यानी कि जो मेन स्केल का डिवीजन हो गया वो कितना हो गया 3500 mm, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, यहाँ से ये वाला चीज़ इस पे है 35 पे है ना। अब है सब डिवीजन की बात करते हैं, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करते हैं, यहाँ सब डिवीजन नहीं होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करते हैं। तो वर्नियर स्केल डिवीजन में ये किसको जो है टैली कर रहा है आपका, ये जो है टैली कर रहा है यहाँ पे 20 पे टैली कर रहा है ना। तो यहाँ पे 20 पे जब टैली कर रहा है, सॉरी यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.02 mm हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 20 को कर रहा है तो 20 खाना 20 इंटू 0.02, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये जो है आपका कितना आ जाएगा 40, है ना। 40 हो गया, 20 दूनी 40, एक शून्य और बैठा देंगे। तो अब कितने के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से इतना है। अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से ये और ये वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको दोनों को, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन में कितनी वैल्यू मिल गई हमको, ये मिला 35 इतना mm, और वर्नियर स्केल डिवीजन में इतना, तो ये क्या हो जाएगा 35.40 mm जो है ये टोटल इसका 35.4 mm, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब ये 20 कहाँ से लाया, 20 हमने यहाँ से, ये वाला 20 जो है हमने यहाँ से लिखा है, कितना पे टैली कर रहा है, यानी मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का कौन सा 20 टैली कर रहा है। तो जब 20 टैली कर रहा है तो एक भाग का मान जो है 0.02 था, तो 20 भाग का मान 20 इंटू इतना कर दिए, तो टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकल गया, और उसको मेन स्केल डिवीजन में जोड़ दिए तो टोटल रीडिंग निकल गया इसका वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग चर्चा कर लें और इसको हम लोग देख लें, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये दिया हुआ है, उसका रीडिंग पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्नियर जो है आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसमें जानना पड़ेगा कि इसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है। तो लिस्ट काउंट जो होता है 5 डिग्री होता है इसका, ठीक है ना। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 5 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये 5 डिग्री कैसे आता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब मेन स्केल डिवीजन में यहाँ पे देखिए कि 40 के बाद 41 पे आपका जीरो शो कर रहा है, 41 के बाद जीरो शो कर रहा है, यानी 41 तक तो यहाँ पूरा है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि मेन स्केल का जो ये है वो कितना है 41 डिग्री, 41 डिग्री हो गया ना। तो ये 41 डिग्री पूरा का पूरा आ गया। अब ये यहाँ पे जो इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन में जो है ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन में ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना पे गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को टच कर रहा है, तो 10 डिवीजन के बराबर है। तो क्या हो जाएगा 10
इंटू कितना 5 डिग्री, 5 डिग्री है एक का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 10/50 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब जो है ये आपका, सॉरी 50 डिग्री नहीं मिनट होता है भाई मेरे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको करेक्ट कर लें। और ये जो है आपका क्या होगा, डिग्री ना होके वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि हम मेन स्केल डिवीजन में 41 डिग्री, ये तो ठीक है, ये ऊपर वाला डिग्री में होता है, क्योंकि लिस्ट काउंट जो होता है 5 सेकंड होता है, डिग्री से छोटा वाला जो है सेकंड होता है, ठीक है ना। अब वर्नियर स्केल डिवीजन में जब जाएंगे तो वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना है, आपने देखा था कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां है, 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू 5 सेकंड, तो 10 डिवीजन का वैल्यू 10 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 50 सेकंड। तो टोटल इस जो ये हो जाएगा, टोटल रीडिंग कितना हो गया, ये आपका टोटल रीडिंग जो है वो कितना हो जाएगा 41 डिग्री 50 सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा, बी इज द राइट आंसर। अब ये कह रहा है कि इसमें जो है आपका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं 5 डिग्री का, तो उसमें क्या होता है कि मेन स्केल का 23 भाग जो है आपका सब डिवीजन के 12 भाग के बराबर होता है, 12 भाग के बराबर होता है। यहाँ से हम निकालते हैं क्या, लिस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो इतना अगर जान जाएंगे तो आप जो है इसका लिस्ट काउंट निकाल पाएंगे, जब हम पूरे सेशंस को कराएंगे तब जाके उसमें ये बता पाएंगे, चूँकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको इतना बताना संभव नहीं है। आप जान लीजिए कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 5 डिग्री का होता है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में चलें, और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझें। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस तो बताया ही जा रहा है, उसके साथ साथ ऑप्शंस पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए। अब जब उस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको छूटेगा नहीं, आप अगर वो चीज़ जाने रहेंगे तो आपका किसी भी तरीके से आपको छूटेगा नहीं, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शंस पे भी चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द फिलर गेज, फिलर गेज का उपयोग क्या है, तो मीटिंग पार्ट्स के बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार याद रख लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स, यानी दो मीटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए आपको क्या किया जाता है, फिलर गेज। फिलर मतलब फिल करना, है ना। तो जो गैप होता है उसके बीच जो फिल करके जो है उसके बीच जो है डाल के उसका थिकनेस चेक किया जाता है, वो किसके सहारे किया जाता है, फिलर गेज के सहारे किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग चर्चा करें। और 36, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर्स। डायल कैलिपर्स में जो है मेजरमेंट को आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, ये मेन स्केल हो गया, इसको क्या कहते हैं, मेन स्केल। और इसको क्या कहते हैं, सब डिवीजन, या सब डिवीजन या वर्नियर डिवीजन भी कह सकते हैं। इसको वर्नियर डिवीजन ही कहिए। मेन स्केल और वर्नियर डिवीजन, ये मेन स्केल हो गया और इसको वर्नियर डिवीजन कह सकते हैं, है ना। जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी। देखिए, और ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, समझ में बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू किया है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो है ये पार्ट जितना ये भाग इसके इसके बीच का जो है रीडिंग है वो चेक करता है। और रीडिंग कहाँ से देख के चेक करते हैं, ये कितना इसका ओपनिंग है उसको चेक करते हैं इसके सहारे, मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रहा है और वर्नियर स्केल पे क्या रीडिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ जो है 10 है, 1 है, और यहाँ पे फिर 2 है। इसका मतलब ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। तो 20 तो आपको दिख ही रहा है, 20 के बाद जो है इसके 10 और 20 के बीच में ही एक बीच वाला जो है हिस्सा है 15 है। तो उसी तरह से 20 और 30 के बीच में ये बीच वाला हिस्सा है, तो यानी कि 25 हो गया। तो मेन स्केल पे आपका कितना दिख रहा है, मेन स्केल पे जो है आपको क्या दिख रहा है, 25 mm आपको दिख रहा है, मिलीमीटर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब वर्नियर स्केल पे आप देख लीजिए, वर्नियर स्केल पे जो है वर्नियर स्केल
यानी वर्नियर डिवीजन या वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं। तो वर्नियर स्केल पे जब आप देखते हैं तो वर्नियर स्केल पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इसको लाई कर रहा है, तो ये वाला देखो सुई कहाँ तक जा रहा है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 24 पे जा रहा है। तो यानी कि ये जो है इसकी जो दिखा रहा है वो सुई किस पे दिखा रहा है, तो 24 डिवीजन की बात कर रहा है, इसमें 24 डिवीजन। और ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू यहाँ शो कर रहा है, कितना कर रहा है, 0.05 mm शो कर रहा है। तो एक डिवीजन का वैल्यू इतना है, तो इतना 24 डिवीजन का कितना होगा, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई दिस मच, यानी कि 0.05 mm हमने कर दिया यहाँ पे। तो टोटल यहाँ वैल्यू निकल जाएगा वर्नियर स्केल का, कितना आ गया देख लीजिए। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको देख लीजिए, 24 इंटू 0.05 से मल्टीप्लाई करना है ना, 25 mm, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पंचों का 20, सुन्ना पास में लगा 2, 5 दूनी का 10 और 2 12। अब कितने अंक के बाद दशमलव देना है आपको, तो दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 2 अंक के बाद हमने दशमलव दे दिया। तो ये हो गया 120 यानी कि 1.20 mm। अब किस में जोड़ना है, इस वाले में जोड़ना है। तो मेन स्केल का कितना था, 25 mm था, और वर्नियर स्केल वाला जो है कितना आ गया, तो 1.20 mm आ गया है ना। इसको जोड़ दो तो 25 एक 26 हो गया और 20 mm। तो यानी कि इसका रीडिंग कितना हो गया, 26.2 mm। 26.2 mm ही आ रहा है ना, तो 26.2 mm, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे इसका रीडिंग को फाइंड आउट किया डायल कैलिपर्स के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रटने का भी आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह पे अगर दूसरा भी आ जाएगा ना तो आप इस चीज़ को कर पाएंगे अगर आप कैलकुलेशन को समझ पाए हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 के बाद 27वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और 27वां क्या है, 37वां, उसको देखते हैं। What operation is carried out in the gang drilling machine? गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो है कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। अब गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या है, ड्रिल मशीन तो आपने नाम सुना है, गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में, ड्रिल मशीन में एक जो है पिलर्स के साथ साथ कई पिलर्स लगे हुए रहते हैं, स्पिंडल्स लगे हुए रहते हैं, यानी कि वो स्पिंडल जो है मोर देन एक से ज़्यादा होते हैं, और उसमें अलग अलग काम किया जाता है। किसी में ड्रिलिंग किया जा रहा है, किसी में रिमिंग किया जा रहा है, और किसी में जो है आपका काउंटर सिंकिंग का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक तरह से एक से ज़्यादा ऑपरेशन जहाँ पे किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन में वो सारा ऑपरेशन किया जाएगा। पहला में जो है क्या होगा, ड्रिलिंग हो रहा है, मान लीजिए कि पहला वाला में ड्रिलिंग हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, रिमिंग का ऑपरेशन हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, काउंटर सिंकिंग हो रहा है ना। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, क्रमिक ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है ना, आपका ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, यानी कि एक में ड्रिल हो रहा है, दूसरे में रिमिंग का ऑपरेशन हो रहा है, तीसरे में जो है आपका काउंटर सिंकिंग का ऑपरेशन हो रहा है, और 3 से अगर ज़्यादा है तो चौथे में कुछ और ऑपरेशन चल रहा है। तो ये सारे ऑपरेशन अगर एक साथ होते हैं तो उसी को हम गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो स्टॉक के साथ कौन सा जुड़ा हुआ रहता है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, डिस्क लगा हो रहता है, डायल जो है ना, तो उसमें जो है आपका क्या होता है, आपका ऑप्शंस को भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। 38 का ऑप्शंस जो है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें कि ऑप्शन क्या क्या है। जब ऑप्शन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ऑप्शन में आपका जो है कह रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो अभिन्न हिस्सा कह रहा है कि वह कौन सा हिस्सा जो कि स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो स्टॉक के साथ आपका डायल जुड़ा हुआ रहता है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38 के बाद 39। 39 कहाँ है जी,
39 ऊपर में होगा, है ना, 39। अब देखिए 39 आपको यहाँ पे मिल गया, और 39 में आपने अगर पिछला प्रश्न पे ध्यान दिया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज द पार्ट्स मार्क्स एज द एक्स इन द फाइल्स, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसको हमने फेरुल बताया था ना, फेरुल, फेरुल कहते हैं। और फेरुल का काम क्या है, हैंडल को ब्रेक करने से रोकना। हैंडल का जो है, हैंडल के अंदर जब टैंक जाता है तो वो फैलता है, तो लकड़ी का है ना, तो जो है फट सकता है। तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पे मेटल का एक पीस लगा दिया जाता है जिसको हम फेरुल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फेरुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 39 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसको क्लीन करते हैं 39। अब 40 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। Which file is used to make the job close to the finishing size? फिनिशिंग साइज में लाने के लिए कौन सा, फिनिश साइज के करीब लाने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग किया जाता है? तो फिनिश में लाने के लिए जो है ना, सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। इसको आप भी कर लीजिएगा, सेकंड कट फाइल से जो है फिनिश के करीब करीब पहुंचाया जाता है ना। तो सेकंड कट फाइल जो है ये है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लें, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं ताकि आसानी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर पाएं। 41 क्या कह रहा है? 41 क्वेश्चंस कह रहा है कि विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट इट द लेंथ, किस फाइल में समानांतर किराने पूरे लंबाई में होते हैं? तो हैंड फाइल में होता है। यानी कि हैंड फाइल जो है ना पूरा रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, सब जगह एक समानांतर इस तरीके का रहता है। जैसा कि ये हिस्सा यहाँ पे टैंक टिप वाला हिस्सा रहेगा, उतना ही हिस्सा यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके का लगा हुआ रहता है। तो पूरा पैरेलल होता है, समानांतर होता है हैंड फाइल में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 41 का। अगला प्रश्न चलते हैं 42 में। 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस, बेंच वाइस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है? तो बेंच वाइस के लिए बेसिकली जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, और कास्ट आयरन इज द राइट आंसर। यहाँ पे कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन क्यों, ढलवा लोहा का क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि उसका जो है काम क्या है, एक तरीके का होल्डिंग डिवाइस है, और होल्डिंग डिवाइस के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है कास्ट आयरन क्या होता है, औरों के बनिस्बत थोड़ा सस्ता होता है। तो और चूंकि कास्टिंग, चूंकि उसका एक तरीके का शेप देना रहता है, तो उसका कास्ट आयरन में ही पूरा जो है उसका बनाया जाता है, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन हो जाएगा। 43 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड्स द क्लियर लाइंस ऑफ द ऑन द मशीन फिनिश सरफेस, मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर कौन सा मार्किंग मीडिया जो है स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, वह मार्किंग मीडिया का क्या नाम है? ये पूछ रहा है। तो देखिए, हमने जो है मार्किंग मीडिया इससे पहले भी पढ़ा था। कॉपर सल्फेट जो पढ़ा था वो क्या था, एक तरीके का पॉइजनस था। यहाँ पे व्हाइट वॉश, कॉपर सल्फेट, प्रोसियन ब्लू और सेलुलोज लिक्वस है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें जो है जो स्पष्ट रेखाएं दिखती है, हमारा प्रोसियन ब्लू में जो है बिल्कुल स्पष्ट रेखाएं दिखती है। तो 43 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 का, व्हाट इज द पर्पस, What is the purpose of the slot provided in the slotted angle plate? Slotted angle plate में जो है slot किस लिए दिया जाता है, यानी कि slot किस लिए प्रदान किया जाता है? तो जॉब को क्लैंप करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए। एंगल प्लेट किस तरीके का होता है? ऐसे होता है, 90 डिग्री पे होता है, इस तरीके का एंगल प्लेट बना हुआ रहता है। और इसी में क्या होता है कि आप किसी जॉब को पकड़ते हैं, यहाँ पे होल बना हुआ रहता है ना, यहाँ पे सब होल बना हुआ रहता है, ठीक है। और होल बनने का कारण क्या है कि इसमें जब हम जॉब को यहाँ बांधते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लैंपिंग कर सकते हैं। तो क्लैंप करेंगे तो जब क्या होगा, ये पूरी तरह से स्ट्रेट यानी 90 डिग्री में रहेगा। तो इस तरीके से जॉब को पकड़ने के लिए जो है स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिया जाता है। तो स्लॉट देने का उद्देश्य क्या है? जॉब को क्लैंप करने के लिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, विच कैलिपर्स इज यूज टू मार्क द सेंटर्स राउंड बार, यानी कि जो है राउंड बार का जब सेंटर निकालते हैं, जैसे मान लो कि ये राउंड बार है, राउंड बार का मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल कोई इस तरीके का जो है एक लोहे का जो है सिलेंड्रिकल बेलनाकार एक टुकड़ा है, उसमें जो है इसका सेंटर निकालना है।
इसका सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए हम जेनी कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ऑड लेग कैलिपर्स भी कहते हैं। जेनी कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं जिसको हम ऑड लेग कैलिपर्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम ऑड लेग भी दिया रहेगा या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है। तो इसका कई नाम है, जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स या ऑड लेग कैलिपर्स भी कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये क्या होता है कि एक लेग इसका मुड़ा हुआ रहता है और दूसरा स्ट्रेट रहता है। अब इसमें एक लाइन ऐसे यहाँ से सरफेस पे, इस सरफेस के ऊपर रख के ऐसे लाइन खींच लेते हैं, दूसरा ऐसे खींच लेते हैं, तीसरा ऐसे खींच लेते हैं और चौथा ऐसे खींच लेते हैं। अब जहाँ जहाँ कटिंग करता है उसको हम मिला देते हैं, तो ये सेंटर मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जेनी कैलिपर से क्या करते हैं, राउंड बार का जो है हम क्या निकाल सकते हैं, आपका उसका क्या निकाला जा सकता है, सेंटर फाइंड आउट किया जा सकता है, सेंटर निकाला जा सकता है। केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तो किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तो आपका कौन सा कैलिपर होगा, जेनी कैलिपर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 46 क्या कहता है, आपको देख लें। नेम द पार्ट्स मार्क्स एज एक्स। एक्स के रूप में जो पार्ट्स जो दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसको पेग कहते हैं, पेग, ठीक है ना। तो पेग क्या है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये आप जब भी आप पढ़ेंगे तो पेग या फलक्रम भी बोलते हैं, सॉरी फलक्रम बोलते हैं, ये पेग नहीं है, ये फलक्रम है, ये फलक्रम होता है। ऑप्शंस देख लें एक बार, ऑप्शंस देखने से कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या होगा, क्लीन कर लो, और इसके बाद जो है पहले क्लीन करते हैं और इसके बाद आगे जाते हैं। तो 46 ना, 46 फलक्रम, फलक्रम पेग तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा को पेग कहते हैं, बाकी वो जो है ना वो आपका फलक्रम हो जाता है, उसको जो है, ठीक है, फलक्रम्स या रोलर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखो ऑप्शंस में कहाँ है, इसका ऑप्शन देख लो। यहाँ पेग जो है ना, पेग इसको बोलते हैं, सॉरी पेग जो है इसको बोला जाता है, ये वाला पेग है, ठीक है। तो इसलिए ये पेग नहीं है, आपको क्या है, आपको ये वाला हिस्सा जो है आपका, इसको फलक्रम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा 46 का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, फलक्रम, ठीक। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है उसको आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसका नाम बताइए, ठीक है। तो यूनिवर्सल बेबल्स गेज इसको बोलते हैं। क्या होता है, यूनिवर्सल बेबल गेज इसको बोलते हैं। इस तरह का जो फिगर देखेंगे तो इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल बेबल्स गेज। और बेबल गेज में क्या होता है, दो ठो केवल रहता है, यानी बेबल गेज जब दिया हुआ रहेगा तो केवल ये दो हिस्सा रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। तो बेबल गेज नहीं है, तीन हिस्सा जब रहेगा, एक ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तो इसको हम यूनिवर्सल बेबल गेज कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 47 के बाद अगला क्वेश्चन 48 में चले, और 48 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। विच इज यूज्ड फॉर द फिलिंग्स द नैरो ग्रुप्स एंड द एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों के कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है नाई फेस फाइल का प्रयोग किया जाता है। नाई फेस फाइल का क्या क्या काम है, एक तरफ पतला होता है, चाकू के धार की तरफ होता है, तो उसमें जो है संकीर्ण खांचा जहाँ पे होता है उसमें नाई फेस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शंस जो है, स्क्वायर फाइल है, स्क्वायर फाइल्स जो है दूसरे काम में आता है, हाफ राउंड फाइल भी दूसरे काम में आता है। ट्रायंगुलर फाइल जो है, स्क्वायर फाइल कैसा होता है, ऐसा होगा, इसका जो है चारों तरफ ऐसा कटा हुआ रहेगा, उसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है। हाफ राउंड फाइल कैसा होता है, ऐसा और ऐसा रहता है ना, इसमें इधर भी दांता और इधर भी दांता कटा हुआ रहता है। ट्रायंगुलर फाइल कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, इसमें दांता यहाँ 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 और यहाँ यहाँ कटा हुआ रहता है। नई फेस फाइल का जो है उसका सिंबल जो है माने एक तरफ बिल्कुल पतला होता है,
ट्रायंगुलर शेप में ही करेंगे, लेकिन एक जो है ना एक तरफ पतला होता है और दूसरी तरफ मोटा होता है। जब हम दिखाएंगे तब आपको जो है वो आपको कहीं ना कहीं वो जब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे तो हम लोग उसके फिगर्स को भी देखेंगे कि कैसा उसका फिगर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि नेम द डिफेक्ट्स दैट काउज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल्स। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो आप जब काटते हैं किसको, किसी भी मेटल्स को जब काटते हैं तो फाइल के जो दांत के बीच में जो है ना छोटा छोटा बुरादा फंस जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल्स कहते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और पिनिंग ऑफ फाइल्स को जो है ठीक करने का तरीका क्या है कि फाइल कार्ड के सहारे उसमें जितना भी जो है वो चिप्स है उसको निकाल दिया जाता है। तो इसको जो है दोष को दूर करने का क्या किया जाता है? फाइल कार्ड के सहारे उसके चिप्स को बाहर कर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या है उसको हम लोग देख लें। विच चीजल इज यूज टू कटिंग द ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए कौन सा चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे पास जो है चीजल का नाम फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल का प्रयोग क्या होता है? कटिंग और चिपिंग में प्रयोग करते हैं। वेब चीजल का प्रयोग क्या होता है? जब मेटल में जो है चेन ड्रिलिंग करके जो है उसका काटने के लिए इसका काम आता है। हाफ राउंड नोच चीजल जो होता है वो किसका है? ये जो हाफ राउंड नोच चीजल जो है ना ये इज द राइट आंसर, और यही जो है ऑयल ग्रुप काटने के लिए काम में आता है। तो जहां पे भी ऑयल ग्रुप्स दिखेंगे, ऑयल ग्रुप्स है ना, जहां पे भी ऑयल ग्रुप्स होंगे वहां पे क्या होगा? हाफ राउंड नोच चीजल्स का प्रयोग करते हैं। और डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कहाँ करते थे? कॉर्नर्स वगैरह साफ करने के लिए वहां पे हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगले सेशन में फिर 50 क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।